हमें ऐसा लगा कि यार हमारी विदेश यात्रा कहीं ना कहीं अधूरी है, क्योंकि जिस शख्स के बारे में हमने विदेश जाने से पहले और उससे भी काफ़ी पहले उसके बाद सुना था, पृथ्वीराज सिंह कोलू, उनसे मुलाकात नहीं हुई। और जब मैं आज इनसे मिला तो उनसे इनकी एक बात सुनकर मुझे इन पर हंसी आने लगी, और आप भी सुनोगे तो आप भी हंसोगे। हालांकि इनके मुंह पर मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ, इनको कहीं ना कहीं बुरा भी लगता होगा, वो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन अजीबोगरीब ये बात बता रहे हैं कि एक माँ अपने कोख में बच्चे को 12 महीना, 15 महीना, 18 महीना तक रख सकती है, और जन्म देने के एक बार बाद, दूध पिलाने के बाद 5-7 मिनट या 10 मिनट बाद वो बच्चा अपनी माँ के साथ पैदल रवाना हो जाएगा। आमतौर पर ऐसी बातें हम लोग जानवरों में, उनके बच्चों में देखते थे कि भाई बच्चा कुछ घंटे बाद जो है माँ एक बार जन्म देने के बाद चलता है, लेकिन इंसानों में ये संभव है। ये कह रहे हैं पृथ्वीराज सिंह जी कि हाँ ये संभव है, और मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और आने वाले कुछ सालों में ऐसा मैं करके दिखाऊंगा। इसको लेकर मैं अगले कुछ सालों में 100 करोड़ रुपए रिसर्च पर खर्च कर रहा हूँ। कितना कुछ नया करने की सोच रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा विजन है। ये सिर्फ मजाक की और अजीबोगरीब बात नहीं है, लेकिन ये गंभीर बात है, क्योंकि ऐसा हमने कई बार सिर्फ फिल्मों में देखा है, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में ये कैसे होगा, इस पर आज इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, पहले इनके बारे में जान लें, समझ लें, इनके व्यक्तित्व को समझ लें। पृथ्वीराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले 30 सालों से दुबई में हैं। आपने प्रकाश पंप के नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की, एक छोटी कंपनी आज बहुत बड़े वटवृक्ष के रूप में काम कर रही है। सैकड़ों लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। दुबई में हम लोग गए, तो आपकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी, हम स्टार्ट से जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग हमेशा से जानते हैं कि पृथ्वीराज सिंह जी कोलू के बारे में नाम तो खूब सुना है कि दुबई में काम करते हैं, बहुत लोगों, कम लोगों से मिलते हैं, कई आम जगहों पर जाते नहीं हैं, बहुत मेल मुलाकात कम होती है। तो अपने शुरुआत के बारे में और अपने जीवन के बारे में सबसे पहले तो बताइए। शुरुआत कोलू से, मेरा जन्म स्थान कोलू है, और वहाँ से मैं 5वीं तक पढ़ा कोलू में, और 5वीं के बाद मैं चला गया ऊंडू मेरा दादाना है। हाँ। वहाँ पे पढ़ाई की और वहाँ से आ गया दुबई ऊँट के काम में, जो कैमिल वर्ष है ना, उस टाइम कैमिल का काम चलता था, कैमिल ऊँटों का। हाँ। तो वहाँ आ गए ऊँट के काम में। और क्या वो कौन सा सन था जब आप? वो 96 में, 1996 में। तो उस समय जब आप पहली बार दुबई आए तो मतलब कोई किसी के माध्यम से आए थे या आपको लगा? मेरे फ्रेंड सर्कल के माध्यम से। फ्रेंड सर्कल के माध्यम से। तो उस समय पारिवारिक स्थिति आपकी क्या थी? परिवार में कौन? गरीबी, भरपूर गरीबी, जिसको भरपूर गरीबी माना जाता है। गरीबी एक नॉर्मल होती है। और दूसरा क्या है, हम जिस परिवार से जन्मे, उस जलीमाल में परिवार ने बताया कि मांगना मरने के बराबर है। वो भी प्रॉब्लम, मांग भी नहीं सकते, और गरीबी भी थी, गरीबी भी साथ में थी। तो ये दोनों संकट साथ में आए, और होता है, जीवन का हिस्सा है। हाँ। ये जीवन का हिस्सा है, तो मैं उसको कोई ऐसा बुरा नहीं मानता हूँ। ह्यूमन बीइंग, मानव में ऐसा होता रहता है। अच्छा, सन 1996 में आप जब पहली बार यहाँ यूएई आए, तब क्या वही थे 7 एमिरेट्स थे यहाँ दुबई के, या? 7 एमिरेट्स थे। और हम जब यूएई आए तो हम तो एक्चुअली एज पर लेबर काम करने के लिए आए, और वहाँ के लोग थे, वो रईस थे, मतलब बहुत पैसे वाले थे। उस जमाने में यूएई डेवलपमेंट हो रहा था। तो जो वहाँ जाके हमने काम किया कैमिल में, ऊँटों में, तब लेकिन उनके जो घर से खाना आता था, जो भी घर से भोजन आता था, तो भोजन में हम लेबर को साथ मिला के खाना खिलाते थे। लेबर और मालिक एक साथ दोपहर को लगभग खाना साथ में खिलाते थे, लगभग मतलब वीकली 1 टाइम। तो उनमें एक क्या होता है कि एक समानता की भावना था, जो हमने भारत में, हम तो अभी तक समझ ही रहे थे, वो भावना अपने भारत में थोड़ी कम थी। तो वहाँ जाके हमने देखी कि यार इतनी बड़ी खूबसूरती, यानी लोगों के अंदर जो एक बहुत बड़े लेवल का आदमी, बड़े अफसर, और वो फर्क नहीं, लोगों में फर्क नहीं, मतलब मानवता के लिए सबसे बड़ा मैंने देखा है दुबई में, जो मानवता का जो चीज है दुबई में, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो मानवता के बारे में दुबई समझती है, मानव की वैल्यू दुबई में। बिल्कुल। और इसका उदाहरण हम देखकर भी आए हैं कि जब सड़क पर कोई व्यक्ति सड़क क्रॉस कर रहा होता है तो गाड़ियां कितनी भी है वहाँ सामने रुक जाती है, आदमी क्रॉस होगा उसके बाद निकलेगा। और अपने यहाँ कोई व्यक्ति अगर सड़क क्रॉस, पहले उसको गाड़ी निकाल, देख नहीं रहा गाड़ी रुक जाके, ये फर्क है। ये मानवता बड़ी है। चलिए, ये 1996 की आपने बात की कि आप शेख परिवार में जब वहाँ पर ऊँटों का काम करते थे, तो वहाँ कितने लोग थे और किस टाइप का आपका वहाँ काम काज रहता था?
बस वही जंगल में रहना और ऊँटों की सेवा करना, ऊँट की रेस करना। और मैं क्या करता था, वहाँ पे जो खाद होती थी ना, ऊँट की खाद, ऊँटनी खाद होती, उसको मैं बेचता था। उसको और मालिक वहाँ बिकती थी उस टाइम में। काम करता था, शाम को इकट्ठी करके सेल कर देता था। तो वो बिकती थी, ऐसे नॉर्मल सब लोग बेचते थे, वो काम करने वाले लोग। तो उससे भी थोड़ी मजदूरी हो जाती थी, वो एक्स्ट्रा आए थी। तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी बाद में मेरा एक विचार ही था, मैंने एक सोच लिया था कि भाई हमको अगर इस परिवार को और आगे बढ़ना है तो हमको ये नौकरी से कुछ नहीं होना है। मेरा माइंड सेट फिक्स था, शुरुआत में बिजनेस माइंड का आदमी था मैं। मेरी नौकरी तो मेरा एक थोड़ा ही एक जीवन जिया, मतलब समझ लो 12 महीने मैंने जीवन में नौकरी की है। अच्छा, बस उससे ज्यादा मैं नौकरी 96-97 तक नौकरी की, बस उसके बाद नौकरी की नहीं मैंने। मैंने अरबी को बोला, यार मैं तो आया हूँ यहाँ पे कुछ कारोबार करने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं आया। मैं तेरे को दूसरा आदमी देता, मेरे को छोड़ दे। तो उन्होंने दूसरा आदमी ले लिया, मेरे को छोड़ दिया। और मैंने सीधा कुछ कारोबार स्टार्ट कर दिया था, छोटा मोटा अपने रूट से। तो मेरी ये जरूरत थी, मेरे को मालूम है कि ये जो 6 एलिमेंट्स है, 5 तत्व तो हमारे अंदर होते हैं, छठा तत्व मनी। मैं बोला छठा तत्व से ही सब प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। नहीं तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। मैं नौकरी करूंगा तो ठीक है, मैं मेरे परिवार का एक थोड़ी अपना परिवार संभाल सकूंगा, और क्या करोगे। लेकिन अगर जीवन को बड़ा विराट जीना है तो आपको छठा तत्वों के ऊपर पूरा पूरा आपका अधिकार होना चाहिए। मेरी मान्यता थी शुरुआत में, मेरी एक सोच थी। मतलब आप यूं कहें कि इंडिया में जो महात्मा गांधी से प्यार करते थे, वो आपको प्यार हो गया था महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से प्यार हो गया था मेरे को। और मेरे को बोला महात्मा गांधी लगभग सब चीजों का इलाज है। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो आज भी यथावती है। अच्छा, फिर आपने बिजनेस जब शुरुआत वहाँ पर कर दिया था, तो किस तरीके से आपने सबसे पहले शुरू किया और कितने लोग आपके साथ काम करने लगे, और फिर आगे से आगे कड़ी कैसे बढ़ती गई? क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो सबमर्सिबल पंप का काम है, ट्यूबवेल के अंदर जो पाइप जाते हैं, वो कैसे, कहाँ से आप इंपोर्ट करते थे, क्या उनकी कैसे क्या कुछ चीज़ें होती है? हम क्या है कि पहले जब शुरुआत में तो सबमर्सिबल का काम नहीं चालू किया। पहले शुरुआत में क्या किया कि हम लोग उस टाइम क्या होता था, वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो सब्सिडी दी थी किसानों को कि भाई आप टमाटर उगाओ और गवर्नमेंट को दो। तो किसान भरपूर टमाटर उगाते थे। यूएई में शेख जायद ने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था पहली बार। यूएई में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था और बाहर से ड्रिप इरिगेशन लेके आए थे। और मैं बात कर रहा हूँ 98 की। अच्छा, 98। तो उस टाइम क्या होते थे, पाकिस्तान से लोग आते थे सोरी सुप के वहाँ पे नौकरी करने के लिए, डंकी मार के मतलब आते थे लोग, मजदूरी करने के लिए आते थे। तो वहाँ पे एक सीजन चलती थी 2 महीना, जिसमें क्या है कि आपको टमाटरों का 1 कार्टून का 2 रुपये, वहाँ का 2 धर्म मिलता था काटने का। तो उस सीजन में सब लोग एंजॉय रहता था, यहाँ अस्ती मजदूरी होगी। तो मैं भी सीजन में चला गया टमाटर काटने में। तो वहाँ पे अपने राजस्थान के लोग वहाँ बहुत काम करते थे उनके पास में। तो सपोर्ट मिला सबका, जैसे राई का समाज वगैरह बहुत से मेरे दोस्त। तो बाद में बोला, यार आप चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और मैं अरबी सीख गया था, 1 साल के अंदर अरबी पूरी सीख गया था मैं। अच्छा, 1 ईयर पूरी अरबी स्पीक बोलना शुरू हो गया था। अच्छा, मैं शुरुआत में। तो बाद में वहाँ काम करना शुरू किया, तो मैं बोला ये पूरा दिन मैं 100 कार्टून निकालूंगा तो मेरे को 200 मिलेंगे। तो मैं क्यों ना करूँ, ये लोग आते हैं, इनको मैं अरबी जानता हूँ, वो अरबी नहीं जानते थे। तो मैंने वो पाकिस्तानी शराकी वगैरह थे, शराकी ज़बान वगैरह मैं थोड़ी बहुत जानता था। तो मैं उनको बोला कि आप ऐसे करो, आप काम करो, मैं आपको 1 रुपया कार्टून दूंगा, शाम को दे दूंगा मैं आपको पैसा, और आप काम करो। अरबी के साथ मैंने डील कर दी। तो उनको तो डर था कि कल पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। तो लंबा टाइम रुक नहीं सकते थे, उनको हर टाइम पैसे चाहिए, उसी टाइम। तो मैंने क्या, थोड़े बहुत पैसे, और वहाँ अरबी में शाम को नहीं मिलते काम, वो तो 7 दिन 10 दिन के 7 दिन के बाद मिलते थे। आपने कहा रोज दूंगा मैं तुमको रोज दूंगा। तो मैंने 10-15 आदमी वहाँ लगा दिए, ओके, ठेका शुरू कर दिया। तो वो पर डे मेरे को 500 रुपये धर्म मिलते थे पर डे उस जमाने में, 98 में। 500 धर्म रोज की मैं कमा देना, 2 महीने तक कमाया डेली का। एकदम मेरे पास बड़ा अमाउंट आ गया। तो भाई एक 500 रुपये महीने का तनख्वाह लेने वाला आदमी का 500 रुपये पर डे हो गया। तो ये बिजनेस की शुरुआत हुई। 15,000 रुपये 15,000 मंथली हो गया। जैसे 2 महीने हुए, 2 महीने होने के बाद काम खत्म हो गया। अब कहा जाए, पैसे तो आ गए, तो बैंक बड़ौदा में जाकर डाल दिए। आपको खाता भी खुलवा दिया था? खाता भी खुलवा दिया बैंक बड़ौदा में। शुरुआत यानी शौक होता है इंसान का उस टाइम में, पैसे की बड़ी सोच। और पिताजी को मैंने 10 किलो सोना मिला, भेजा सीधा। पिताजी ने बोला ये कोई बदमाशी कर रहा, चोरी कर रहा हूँ। एकदम सोना कैसे आ गया? एकदम 10 तोला कहाँ से आ गया? तो बाद में पिताजी को बोला भाई मजदूरी करके भेजा मैंने। तो बाद में ऐसे चलते रहे। छोटी उम्र थी, दाढ़ी मूछ भी उस टाइम कम थी, बच्चा टाइप ही था। पैसे एकदम आए। तो आप ये कहना चाह रहे कि आपने जो वहाँ भाषा पर पकड़ की, वो आपकी शुरुआती मजबूती थी। अभी कहानी सुनो, 2 महीने के बाद में क्या हुआ, काम खत्म हो गया। अब क्या करें?
तो मैं बोला, अब वहाँ पे एक ड्रिलिंग मशीन वाला काम करता था, सीरियन, सूर्या कंपनी का नाम था, कोई कंपनी की मशीन थी, उसमें वो एजेंट था, सीरियन था। तो मैं बोला यार मेरे को ड्रिलिंग मशीन सिखाएगा? तो बोला हाँ सिखा दूंगा, 1000 रुपये महीने का दूंगा। मैं बोला ठीक है डन। मैं 2 दिन में ड्रिलिंग मशीन सीख गया, 2 days। अच्छा, ओनली आई ऑपरेट। उसको आनंद आ गया कि अरे लड़का ठीक है, 1000 मिल गया हमको। 2 दिन में ड्रिल मशीन सीख गया। और वो मैं क्या ड्रिल मशीन सीखा, और रात को जब उसको नींद आती मैं सो जा, मैं अपने आप चलाऊंगा। वो रात भर सोता, मैं रात भर चलाता था। अच्छा, सीखने के लिए 2-3 दिन में सीख गया। 2-3 दिन में उसको लगा कि ये तो ठीक काम कर रहा है। वो घूमने के लिए चला गया अपना गाँव वहाँ उधर, अब सिटी में आ गया घूमने के लिए, थोड़ा होका पीने के लिए। मैं काम करता था, उसको कमीशन मिलना, मजा आ रहा था। तो वो चला तकरीबन 2 महीना। 2 महीने के बाद मैंने बोला यार तो मेरी तनख्वाह बढ़ा यार, 1000 रुपये दिया, बढ़ा भी कुछ होता है। तो बोला मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, अब तेरे को मैं दूसरी मशीन पे कहीं पे शिफ्ट कर दूंगा। बोला ठीक है। तो मेरे को दूसरी मशीन पे लगाया। वो दूसरी मशीन का ऑपरेटर था, वहाँ नहीं था, खाली पड़ी थी, कंपनी की मशीन थी। तो फॉरमैन ने बोला यार आदमी तो अच्छा है। तो इंडियन में अकेला ही था ड्रिलिंग चलाने वाला। अच्छा, बाकी सब अरबी लोग थे। तो वो लगा उनको कि यार ये ठीक है, बंदा देख तो फटाफट सीख गया और जानकार है, सब कुछ हो गया। कैसे हो गया मिरेकल? लोगों में होता नहीं, विचित्र आता है, ये नया अलग जानवर आके घुस गया। तो फॉरमैन के साथ दोस्ती हो गई। तो फॉरमैन ने बोला ये मशीन ले लो, आप चलाओ। तो वहाँ पे 2-4 रुपये फिट का देते थे, 1 फीट 4 दिरहम। तो पर डे मैं 100 फुट मार लेता था। 400 दिरहम पर डे। तो मैंने तनख्वाह नहीं थी, जब दूसरी नहीं थी, वो उतना ही था। तो 2 दिन बंद रहती थी, ऐसा करके मतलब अच्छी मजदूरी शुरू हो गई। तो ये 99 का किस्सा है। मैं बताऊँ आपको, 99 के लगभग उस टाइम। अच्छा। तो मैंने देखा अभी तो इससे मैं तो थक जाऊंगा, लेकिन मैं उस टाइम 18 घंटे काम करता था। 18 घंटे काम जंगल में करना, हार्ड वर्क तो बड़ा शौक था मेरे को करने का। बाद में मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं करते। बाद में मैंने मशीन 2-3 ले ली कंपनी से और अपने आदमी लगा दिए वहाँ पे, और मैं फॉरमैन बन गया। स्टेप 2। स्टेप 3 हो गया वैसे, टमाटर से अगर देखें तो ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 हो गया। उसके बाद में वो चला तकरीबन 2 साल काम। 2 साल के बाद फिर वहाँ कितने आदमी आपने लगा दिए? उस टाइम 8-9 आदमी लगा दिए। तो आपने तैयार किया उन आदमियों को, सिखाया? सिखा दी। और उसके बाद में थोड़ा क्या है कि आदमी होता है ना, लेजी हो गया मैं खुद। लेजी ऐसा हुआ कि खुद ड्रिल मशीनें ले ली, और खुद थोड़ा लेजी, दोस्ती के साथ बैठना, शाम को ड्रिंक लेना, थोड़ा लेट नाइट सोना। अच्छा, लाइफ होता है ना इंसान में, क्या है एक ह्यूमन नेचर थोड़ा सा आता है कि भी यहाँ चलो यार, बदलाव आता है। ऐसा बदलाव आया कि मतलब रात को 2-2 बजे तक बातें करते थे, सुबह 10-11-12 बजे जाते थे काम पे। तो धीरे धीरे वो मशीनों वाला काम फेल होना शुरू हो गया। तो पैसा जो लगाया था वो थोड़ा बहुत बचा। 99 की बात है। तो लगभग पैसा नुकसान हो गया पूरा बिजनेस में। और नुकसान, अच्छा खासा नुकसान हुआ। और उसके बाद में यार सोचा कि ये तो हम गलत रास्ते जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, पीछे जो सलाहकार नहीं होता है ना, तो यंग खून होता है। इंसान का वो संदर्भ में छोटा दिखता है, और छोटी उम्र में पैसा आता है तो थोड़ा वो ज्यादा ही। मैं आपको बीच में 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हमारे जितने भी दर्शक है, इस बात को गहनता से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। क्योंकि आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि इंसान के पास थोड़ा सा सफलता आ जाती है, थोड़े से पैसे आ जाते हैं, तो वो अपना ज़मीनी स्तर है वो भूल जाते हैं। यही इनके साथ हुआ, और उसका उदाहरण आपके सामने है कि फिर कैसे ये एकदम से वापस जो है संभले, वो अगर आगे आप सुनिएगा जी। तो ये चीज़ें क्या हुई कि जब, लेकिन मैं अवेयरनेस थी मेरे को, मेरे को समझ में आ गया था गलती हमारी खुद की है, गलती किसी की नहीं है। हम अब लेट नाइट बैठेंगे, लेट नाइट ड्रिंक करेंगे, और अपनी जीवन इस तरह अगर चेंज करेंगे तो यही होना है। सही बात। तो नुकसान हो गया। नुकसान होने के बाद में मैं तकरीबन 20,000 धर्म बसे थे मेरे उस टाइम। अच्छा। 20,000 धर्म बसे, बाकी सब चले गए थे 2000 में। वो पैसे सब किस में गए? सैलरी में, स्टाफ में गाड़ियाँ ले ली। तो गाड़ियाँ स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, तो गाड़ियाँ खराब हो गई, मेंटेनेंस में चले गए। ओके। तो ये पूरा खेल एकदम खत्म हो गया। तो बाद में थोड़ा बैंक से गाड़ी ली, तो कर्जा भी हो गया था। तो दे दवा के जान छोड़ाई, और दोस्त जो थे वो सब निकल गए कि पैसा नहीं है तो दोस्ती होती नहीं, दोस्ती पैसा नहीं तो दारू लाए कौन लाएगा। तो दोस्त भी निकल गए। तो ये जीवन था, मतलब सीखने के लिए बड़ा एक आनंद था। बाद में मैं वहाँ से घर आ गया, मैं छुट्टी 20,000 रुपये छोड़ के बैंक बड़ौदा में। मैं बोला वापस आके कुछ नया धंधा करेंगे। 2020 की बात है। तो बाद में घर आया, थोड़ा 15-20 दिन यहाँ घूमा,
घूमने के फिर बाद पिताजी ने कहा नहीं कुछ कोई? पिताजी को तो पिताजी की बेसिक नीड तो पूरी हो गई ना कि सब लोग जाते दुबई कितना कमाते उससे तो मैं डबल ही ला रहा हूँ। हाँ। तो कौन घर वालों के लिए तो आपने बताया नहीं होगा? नहीं बताया नहीं, बिजनेस के बारे में नहीं बताया। शादी हो रखी थी आपकी उस समय? शादी बाद में हुई, 2001 में हुई। 2001 में हुई? एक में। हाँ। तो शादी होने के बाद में तो और भी जिंदगी अच्छी रही। अच्छा। तो बाद में जब वापस गया हाँ। तो एक रोष के साथ गया कि नहीं अब ये जीवन को बदली करना पड़ेगा। हाँ। ये ऐसे जो जीवन है ना, छोटी हरकतें नहीं करेंगे जीवन में। हाँ। जो लेट नाइट उठना करना, ये बैठना, दारू पीना, हाँ। इससे बाहर निकलेंगे अपन। हाँ। बिजनेस करना है तो एक माइंडसेट से करेंगे। Mindset। लेकिन अकल बहुत देगी, वो चीज़ें हमको बहुत अकल दी है। हाँ। बहुत सीखा मैं उस चीज़ों से, अच्छा। बहुत सीखा जीवन में। और इससे और लोग भी सीखेंगे, ये हाँ। बात महत्वपूर्ण है और आपकी। मैंने छोटी गाड़ी ली है और लोरिंग का काम स्टार्ट किया। जो मशीनों की लोरिंग वोरिंग करते हैं ना अपने, जो टू व्हील होगी, टू व्हील मोटर निकालना डालना। हाँ। अच्छा, ओके। हाँ। और सुबह निकलते थे, शाम तक 2000 धर्म लेके आते थे एक दिन में? एक दिन में। और आज के मतलब बन गए, समझ लो आप पत्थर के जैसे, हाथ से खोलने थे पाइप। ओहो। रोज था ना, रोज गुस्सा आ गया था गुस्सा फिर? आ गया, जीवन को बदली करना है। हाँ। पर डे 2000 हाँ। इतनी तक पहुंच गए। कितने लोग आपके साथ रहते थे उस 4 समय? लोग ओनली फॉर? ओनली और खुद की गाड़ी? खुद की गाड़ी। हाँ। बड़ा कितने घंटे तक काम करते थे उस समय? सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक, ओहो। नॉन स्टॉप रख। हाँ। और खाना वाना अपने हाथों से? खाना वाना वही देखो छोटी उम्र है, जवानी होती है, आदमी का खाना कहाँ भूख लगती है। एक टाइम खाना, 2 टाइम खा लिया दबा के, 4 रोटी तो बहुत है। बात है। दही खा लिया, नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज खा लिया, जो भी है खा हाँ। लिया। हाँ। जो भी भोजन था खा लिया और निकल कर। देखो खाने वाने की सोच तो बाद में आती है, पहले तो बेसिक जब स्टार्ट होता है ना, हाँ। तब तो कुछ समझ याद में नहीं रहता। रहती है। समझ नहीं रहती है, सबके हाँ। साथ ही होता है। हाँ। तो वो निकले बाद में, धीरे धीरे वो बाद में मालूम पड़ा कि अभी यहाँ से तो भागते थकन नहीं, सीधा 2001 में दुकान खोली रिपेयरिंग की। ये मशीनें जो मशीन रिपेयरिंग, पंप रिपेयरिंग। हाँ। पंप रिपेयरिंग की दुकान खोली और पंप रिपेयरिंग स्टार्ट किया। हाँ। तो पंप रिपेयरिंग स्टार्ट किया तो मतलब हम जानकार कम थे। हाँ। तो लोगों से सीखे हाँ। एक एक्सपर्ट लेके आए, हाँ। इंडिया से लोग लेके आए हाँ। और धीरे धीरे आगे बढ़े। 2004 में एक कोई इंडियन कंपनी थी अरोमा। हाँ। अरोमा। हाँ। अरोमा कंपनी इंडियन थी, उसने कोई दुबई की कंपनी को माल बेचा था। हाँ। तो उसकी मोटर पूरी फेल हो गई वहाँ पे ओह। और मोटर आ गई स्क्रैप में। हाँ। हम स्क्रैप में ढूंढते ढूंढते गए तो मोटर मिल रही नहीं। हाँ। हमने पूरी उठा ली मोटर वहाँ से एक साथ ही? एक साथ ही। हाँ। 200 मोटर उठाए, देखा तो थोड़ा फॉल्ट था उसके अंदर, ज़्यादा फॉल्ट नहीं था। हाँ। तो हमको स्क्रैप के रेट से मोटर मिली हाँ। और हमने उसको फर्स्ट क्लास तैयार करके 3 गुना रेट बेचती सामने, 10 गुना रेट। ओहो। मतलब 2000 धर्म में मोटर बेच ली, जो 200 धर्म की मिलने वाली। और उस पर आपने टैग चेंज कर दिया था? हाँ मैंने पूरा चेंज कर दिया। हाँ। पूरा चेंज करके बिजनेस में जाना था ना, बिजनेस का हाँ। वो शुरुआती बहुत था। हाँ। सीधा आया, उनकी मोटर बेची गाड़ी की। बाद में यहाँ अरोमा में आया, मैं डीलरशिप दोगे बोला हाँ। हाँ। डीलरशिप ली उनके, हाँ। डीलरशिप ली तो उनकी मोटर कैसी फेल थी, थोड़े दिन रही डीलरशिप। सबको इधर इंडियन को मालूम पड़ा कि ये बंदा बहुत काम कर रहा है हाँ। आइलैंड के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया था। हाँ। और मेरी पकड़ बड़ी थी वहाँ पे, हाँ। खुद की गाड़ियाँ थी, लैंग्वेज सीख गई बढ़िया। लैंग्वेज सीख गए। हाँ। और बड़ी भीड़ लगी, सुबह शाम इस दुकान पे मेरी भीड़ रहती थी। अच्छा। भीड़ ही रहती थी, मतलब मैं सुबह 9 बजे दुकान जाता था, हम लोग खोलता था। हाँ। रात को 8 बजे तक मेरी दुकान में भीड़ ही रहती थी। अच्छा। मैं इस तरह टेक्निकल अच्छा बंदा था, जानकार था हाँ। और ईमानदारी से काम करता हाँ, सही बात है। हाँ। बहुत लोगों को लगता था कि भैया कुछ काम होगा। हाँ। और वहाँ भी नई नई थी वो टेक्निकल चीज़ें वहाँ पे बहुत देश में। हम्म। जर्मन की मोटरें आती थी, हाँ। पूरे वर्ल्ड की मोटरें आती थी रिपेयरिंग के लिए मेरे पास। मतलब जो डीलर थे ना, हाँ। तो लेते थे, खराब होती थी मेरे पास आती थी। तो मैं मोटरों के बारे में बड़ा एक्सपर्ट बन गया। क्या मोटर है, क्या जात है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ मेरे को समझ में आ गया। ये टेक्निकल में पूरा साउंड हो गया। आप खुद के हाथों से करते थे? खुद के हाथों से पहले करते थे रिपेयरिंग। अच्छा। रिपेयरिंग करते थे। हाँ। और उसके बाद में धीरे धीरे हमने इंडियन कंपनी को डीलरशिप ली। तो पहले वो ली, बाद में शक्ति वाला आया उसकी ली, लूबी की ली। अच्छा, ये सारी कंपनियों की आपने डीलरशिप थी। ओके। तो बाद में उनके साथ बहुत बड़ा बिजनेस किया मैंने। हाँ। बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि यार ये तो जीवन को बदलना है तो कुछ अपना खुद का करो। खुद का करना पड़ेगा। 2008 में मैंने प्रकाश पंप के नाम से कंपनी रजिस्टर। आपकी खुद की? खुद की। हाँ। उसके बाद मैंने किसी की डीलरशिप छोड़ दी सबकी। हाँ। उसके बाद में बिजनेस चालू है, आज दिन तक चल रहा है। हाँ। प्रकाश पंप के नाम से? प्रकाश पंप से नाम से हम लोग वहाँ बहुत ही संघर्ष भरी आपकी कहानी है। आपके अभी जो इंटरेस्टिंग जो बातें हैं वो तो अभी आनी बाकी हैं। अच्छा, तो आपने पढ़ाई कितनी की थी पृथ्वीराज सिंह जी? आप पढ़ाई 9th फेलियर, 9वीं फेल? 9वीं फेल। उसके बाद कभी पढ़ाई वाली अड़चन नहीं आई? नहीं,
पढ़ाई वाले अड़चन सोचा ही नहीं पढ़ाई की तरफ। अड़चन तो आए तब उसके बारे में विचार करे तब ना। हाँ। कोई चीज के बारे में आप सोचते हो तो अड़चन आती है। आपने तो सोचा मेरे ही पास जो लड़के मेरे जो साथ में जो पढ़े लिखे लड़के आगे बढ़े, उनको मैंने नौकरी दे दी अपने पास। अच्छी पढ़ाई की, उनको नौकरी दे दी। तो अच्छा हुआ ना, तो मैंने दूसरे काम ध्यान दिया ना। मैंने बोला यार मैं नहीं पढ़ सका तो इनको नौकरी दे सकूं, पढ़ने वालों को नौकरी तो दूं ना। तो दूसरा काम कर दिया मैंने। बहुत ही जरूरी बात है। अच्छा, जब आप दुबई यूएई में रहते हैं, अभी आपका कई सारी कंट्रीज़ में काम है, यूएई में काम है, कई सारे शोरूम्स हैं, हम लोग विजिट भी करके आए। शेख परिवारों से, क्योंकि यूएई में शेख परिवारों का ही राज है, आज भी वहाँ देखो तो राजतंत्र चलता है, प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है। तो शेख परिवारों से आपका कैसा संबंध है? हम लोग देखते हैं कि कई बार आपके तस्वीरें आती है, आप उन्हीं कपड़ों में रहते हैं, उन परिवारों से कैसा आपका संबंध है? देखो क्या होता है कि यहाँ लोगों को मालूम नहीं है कि शेख का मतलब क्या, अभी तक लोगों को मालूम नहीं। एक होती रॉयल फैमिली जो राज करती वहाँ पे, और रॉयल फैमिली का रिश्ता हर परिवार से, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है रॉयल फैमिली के पास जाते हैं तो हल हो जाता है, पहली बात तो। ओके। तो वहाँ शेख जायद हमारे राजा थे पहले, तो उनके बेटे हैं, वो पूरा संभालते हैं पूरा, और उनका एक अलग दुनिया है। और वो मतलब इमोशन हर लोगों के साथ टच है। फिजिकल टच नहीं हो तो डिजिटल टच है, डिजिटल टच नहीं हो तो उनकी टीम टच है। तो आपको कहीं तकलीफ तो किसी को आने नहीं देते। पृथ्वीराज हो भले कोई, किसी को तकलीफ आती नहीं है। दूसरी बात, वहाँ के जो लोकल शेख है जो हमारे अलैन के है वो है, तो ये तो नॉर्मल अपने जैसे इंसान है। तो उनके साथ तो हम लोग वहाँ इतने पुराने हैं, तो मेरे कस्टमर भी है वहाँ पे बहुत सारे, तो उनके साथ लाइजन मेरे अच्छे हैं। उनके साथ उठना बैठना होता है भी, शादी वादी हम जाते हैं। अच्छा। तो बुलाते हैं, मैं भी जाता हूँ वहाँ। और उनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि अभी एक किस्सा सुनाऊँ मैं आपको। मैं हिंदू, तो जो एक अपर क्लास तबका है ना, देखो दुनिया में हर जगह फर्क है। अभी 95% दुबई के लोगों में आप एक ऊपर लेवल, और 5% हर दुनिया में थोड़े ऐसे लोग होते हैं। तो आप कहाँ बैठते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। आप उसमें बैठोगे तो आप उस हिसाब के होंगे, उस लेवल में बैठोगे तो वही होंगे। और 20% तबका ऐसा है, वो क्या है, हर चीज़ों को समझता है। उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, उनकी कोई जात नहीं होती, उनकी कोई भाषा नहीं होती, उनका कोई देश नहीं होता है। वो मानवता के लिए काम करता है पूरी दुनिया में। तो उनकी सब एक ही लैंग्वेज होती है। वो इंग्लिश भी जानते हैं, सब जानते हैं, उनका व्यवहार भी एक होता है, उनका ओरा भी एक होता है। उनके लिए मानव है, कोई मानवता है, धर्म जाति वो नहीं है। आप जैसे हो वैसे आप दोस्त सेलेक्ट करोगे। एक किस्सा सुनाऊं कि हमारे घर में जब इनकी शादी वादी होती है तो कभी हम नहीं पहुंच सकते शादी में कोई दोस्त के, तो वहाँ से वो थाल वाल भेज देते हैं भर के। उनका एक कल्चर है। तो जैसे मैं हिंदू हूँ तो उनको ये लगे, उनको मेरे को नहीं लगे कि मीट किस चीज़ का है, तो वो थाल भेजते हैं। तो बकरा होता है ना, बकरे का पूंछ वाली साइज साथ में रखते हैं। आप समझो कितने दिमाग से उठते कि उसका इमोशन, वो उनके आहत नहीं हो, भावनाएं आहत नहीं हो। वाह। तो ये सोचने की बात है कि भाई हाँ, ये आप जो खाते हो वही है, वही चीज है, आप खाते वही चीज हमने भेजा। उनका भोजन अलग हो सकता है, लेकिन जो हमने भेजा है, जो आप खाते वही भेजा आपके। तो ये लोगों में सोच है, बहुत बड़ी सोच है। ये हम समझने में बहुत टाइम लगेगा, हम लोगों को डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। सही कह रहे हो। ऐसे तक हमारे रिश्ते समझ लो आप। ये सिर्फ आप अगर अच्छी आपकी सोच है, बड़ी सोच है, तभी ये संभव है। तो मेरा उठना बैठना क्या होता है कि टाइम पास तो वही होता है जहाँ कल्चर है वहाँ मिल जाता है। आपने एक ही पंक्ति में बता दिया कि कुछ लोग जो धर्म की इन चीज़ों की बातें करते हैं, उन लोगों के लिए साफ तौर पर मैसेज दे दिया कि यहाँ लोग जो है उनकी सोच किस लेवल की और किस तरीके से। अब आपसे अगला सवाल जो मेरा था वो आपने एक लाइन में बता दिया कि मैं आपको ये सवाल करने वाला था कि हिंदू मुस्लिम की चीज़ें वहाँ पर कैसे होती है, किस तरीके से लोग देखते हैं, लेकिन आपने एक पंक्ति में थाल वाला जो बात करके ये उसका पूरा जवाब दे दिया। अब इससे ज़्यादा कोई जवाब हो ही नहीं सकता इस सवाल का। चलो अब हम बात करेंगे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की। थोड़ा सा इंटरव्यू ज़्यादा अधिक हमारे जो दर्शक है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मानव वाली क्या बात है, वो बड़े उत्सुक होंगे लोग। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बात करेंगे। अगर अपन बात करें अपने क्षेत्र की, मारवाड़ की, पश्चिमी राजस्थान की और राजस्थान की और यूएई की, तो क्या स्थितियाँ वहाँ आपको डिफरेंट लगती है? आप बाड़मेर, जैसलमेर और यूएई के अंदर 99% सिमिलर है। 99%। ओके, समझे? बाड़मेर, जैसलमेर और यूएई सिमिलर, वही धोरे, वही खेजड़ी, वो खेजड़ी, वो कांटी, वो फोग, वो आकड़ा, वो बावड़, वही धोरे, और वही कल्चर, पारिवारिक सिस्टम। अच्छा, जो आप देख सकते हो कि भाई परिवार में बड़ों की इज्जत करना, मालूम है ना,
घर में गाय होनी चाहिए, महिलाओं में संस्कार, घर महिलाओं में संस्कार। हाँ, तो इस सब कुछ कोई फर्क नहीं है। 99%। ओके। ये समझ लेना आप, कोई फर्क है नहीं, कोई फर्क नहीं। वो इज्जत आबरू सब कुछ है। हाँ, और वो जैसे हम ऊंडे पानी के लोग हैं, वो भी ऊंडे पानी के लोग हैं, बताओ। वो भी उनकी ओळखाण ऊंची है। हाँ, आपको 20 साल बाद मिलोगे, नाम के साथ बोलेंगे वो हमको, और अपने मारवाड़ी नाम के साथ बोलते हैं हम। हाँ, क्या हो साथ है, अपनी ओळखाण ऊंडी है ना। हाँ। ऊंडे पानी के लोग की ओळखाण ज्यादा होती है, और खान ज़्यादा होती है। वो सब में उसमें है, सब कुछ है। यूएई में अचानक से इतना सारा पैसा, ये सब चीज़ें कहाँ से हो गई, और अपने घर से चीज़ें क्यों नहीं हुई? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और सवाल तो जवाब तो अभी मैं दे दूंगा पक्का। देखो, एक चीज ऐसी है, हम डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हर 5 साल के बाद में हमारा बदलाव आता है। और डेमोक्रेसी का ये नियम है, इसको हम बदल नहीं सकते, और हम डेमोक्रेसी को आदर करते हैं। लेकिन कोई धरती का मालिक हर 5 साल बदलेगा, धरती का क्या हाल होगा? एक धरती का मालिक है, राष्ट्र का एक आदमी, हर 5 साल बाद उसको बदली कर रहे हो, तो उस धरती की स्थिति क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आप। ये डीप है। मैं जब गया था यहाँ दुबई, तो मेरे पिताजी ने बोला था मेरे को कि बेटा तू ऐसे देश में जा रहा है जहाँ एक धरती का मालिक है और उसका इमोशन अपने पब्लिक के साथ है। इतना समझ लेना आप शब्दों में। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है शेख जायद, जो एक राजा है। जब राजा पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी औलाद आती है ना, तो उन पब्लिक के साथ उनका इमोशन होता है। वो मानवता पे काम करते हैं, न कि इंडिविजुअल पे काम करते हैं। वो आप समझे मेरी बात? मैं बात समझ गया। तो वो लोग जो कमा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन देश के लिए समर्पण है। खुद का परिवार प्लस अपना परिवार यानी अपनी कंट्री। तो वहाँ पे उनको ये नहीं देखना है कि मेरे को कौन देख रहा है, पब्लिक क्या बोलेगी। पब्लिक मेरी है, समझे? जो उसका दर्द मेरा दर्द है। तो आपने एक किस्सा सुना पहले, एक ये जो थोड़ा इश्यू है यमन वाला, और इश्यू हो गया था, वहाँ की मिलिट्री भेजी थी, तो वहाँ के सिपाही डेथ हो गए। तो मेरे एक मित्र का भी बेटा डेथ हुआ था। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब वो आए थे मिलने के लिए उनको। उसी दिन प्रेसिडेंट साहब ने डिसीजन लिया कि मैं लड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लोग मर रहे हैं एक ही झटके में। दुबई में ये ब्लेड को पसंद नहीं करते वो लोग। अच्छा, अपने ये मरना उनको पसंद नहीं। मानो नहीं मरना चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने किया था। लेकिन जब उनके लोग खत्म हुए ना, तो बंद कर दिया। नहीं बोला नहीं चाहिए हमको, देख नहीं सके वो चीजें। ये होता राजा। एक किस्सा और सुनाऊं, बढ़िया कुछ, क्योंकि मैं अरबियों के साथ बैठता हूँ ना, तो बड़ी बात सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, ये जो मीटिंग हुई थी अरब लीग की, तब शेख जायद थे, हमारे शेख जायद। तो वो और सद्दाम हुसैन, और ये सद्दाम हुसैन उस टाइम थोड़े मजबूत थे और बड़े नेता थे वहाँ के अरब लीग के, मतलब अपने आप में थोड़े जिद्दी टाइप के। और एक जो लीबिया वाले, ये सब बैठे थे। बोला तो अमेरिका उनके ऊपर कोई झगड़े का प्लान चल रहा था। तो इनको अरब लीग की मीटिंग हुई, तो शेख जायद वहाँ गए। तो इन्होंने बोला कि भाई आप तो समझते नहीं हो, हम इतने अरब हैं, अमेरिका के सामने लड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और अपन मिल के क्यों नहीं चलते। तो शेख जायद ने बोला भाई तेरे को जो करना हो कर, मेरे पास जो ऑयल निकल रहा है वो अगर बंद हो गया ना, तो मैं इंडिया से चावल लूंगा और मेरे लोगों को खिलाऊंगा, लेकिन मैं लोगों को आहत नहीं होने दूंगा। भूख मर जाएंगे लेकिन झगड़ा नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात। शेख जायद ने बोला था मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मेरे लिए मेरी जनता मेरे लिए सब कुछ है, मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है। मैं कल सैनिक में सामने नहीं उतार सकता हूँ किसी के। तो ये है, इसलिए फर्क है, इतना समझ लेना आप। वहाँ की जो क्या होता, पीढ़ी दर पीढ़ी राजा है। अभी नहीं कि जनरेशन से राजा चल रहे हैं। तो दूसरा बेटा जब सीट पे बैठता है ना, तो उसके लिए जनता इंपॉर्टेंट होती है, तब वहाँ डेवलपमेंट होता है। वहाँ कोई राजनीति नहीं होती है ना, राजनीति कुछ सवाल ही नहीं है। वहाँ फ्रीडम है, आप बात कर सकते हो जो भी हो, लेकिन ऐसी बात नहीं को जो विरोधाभास हो। आप कानून के दायरे में रहकर के सब कुछ कर सकते। नहीं, आप कानून खुला है, वहाँ कुछ भी बात करो, आपको मना नहीं है। लेकिन ऐसी बात करो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तो सक्षम ही नहीं है उसी चीज, आप क्यों कर रहे भाई? एक आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, फैसिलिटी, इन्वायरमेंट। अभी मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो सब मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए बोलो?
सही बात है। राज मेरा धर्म नहीं है ना। अच्छा, बाहर के ऐसा भी सुनने में है कि जो इंडियंस होते हैं उनका बड़ा आदर मान वहाँ होता है यूएई में, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई तो इंडियन का आदर मान तो पूरे वर्ल्ड में होता है भाई साहब, पूरे वर्ल्ड में होता है। हाँ, पूरी दुनिया में इंडिया का आदर है, ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में भारतीय का आदर है। क्यों? भारतीय संस्कार, हमारा संस्कार है। हम जिस परिवार से आते हैं वहाँ पे अच्छे संस्कारों से निकले हुए लोग हैं, इसलिए आदर होता है। भारतीय संस्कृति का आदर, भारतीय संस्कृति का आदर है, करते हो पूरे। अच्छा, अगर आपसे मैं इतने साल वहाँ पर रहे, एक मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि यूएई की कुछ चीज़ें अगर आपको इंडिया में इम्प्लीमेंट करनी हो, कुछ चीज़ें आपको लगता है कि यार ये इंडिया में होना चाहिए, अगर 2-3 बातें अगर आप एक एक करके मुझे बताएं तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है हमेशा मन में खटकता है ये चीज़ें अगर अपने इंडिया में हो जाएं, एटलीस्ट अपने क्षेत्र में हो जाए तो यार बड़ा अच्छा लगता है? वो कौन सी चीज़ें हैं? पहली चीज़ है मानवता। जो अपने पास है अपनी पूर्ति हुई सामने को देना शुरू कर दो। ये यूएई की पहली खासियत है। यूएई में कोई भी अरबी होगा ना, जब एक लेवल के बाद में वो दान देना शुरू कर लेता है। हर अरबी वहाँ का तनख्वाह आ गई, एक लेवल के बाद उसको मालूम है मेरी तनख्वाह होगी तो उसमें 15-20% रुपये डोनेशन कर लेता है। ये हर आदमी के वहाँ जैसे सिमिलरिटी बन जाती है। बिल्कुल। दूसरी बात है भाईचारा। तीसरी बात है धर्म इंडिविजुअल है। जो दीन है ना, आपकी जो प्रथा, जिस प्रथा से, जैसे कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ये इंडिविजुअल मैटर है, ये कोई सामाजिक मैटर नहीं है। ओके, आप इंडिविजुअल पे इसको फॉलो करो, न कि किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करो। ना सामने वाले पर किसी को न सामने वाला क्या कर रहा है उसके ऊपर अपना कोई लेना देना नहीं। तो ये यूएई का एक मेथड है कि ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है आपकी धर्म। ये मानवता के लिए आप कैसे भी करो लेकिन ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, उसको इंडिविजुअल माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। ये वहाँ का है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, वहाँ के हमने नियम कानून कायदे वहाँ देखे, वहाँ की रोड सिस्टम है वो देखी, ट्रैफिक सिस्टम देखे, वहाँ के साफ़ सफाई देखी, वहाँ की जो है इन्वायरमेंट देखा, वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ की जो खूबसूरती है, शहरों का डेकोरेट देखा। ये सब चीज़ें कैसी होती है आप बता रहे हैं, मैं बताऊँ आपको। हाँ, यूएई एक 600 किलोमीटर, दूसरा 250 किलोमीटर, इतना एरिया है। जब छोटा घर होता है ना, उसको आप खूबसूरत बना सकते हो। और भारत कितना बड़ा है इसलिए भारत को खूबसूरत बनाने के लिए हमको कई टाइम, बड़े घर में अगर सभी सदस्य जुट जाए तो संभव है। नहीं, संभव है। हम निकल रहे हैं ना, हम खूबसूरत बन ही रहे हैं ना, हम खूबसूरत बन रहे हैं। हमारे रुकावट नहीं आई है। आज से 40 साल पहले जाओ थे तो 40 साल आदमी जल्दी खत्म हो जाओ, खाई कौन पड़ते अपने एरिया में। आज की तारीख में कितनी फैसिलिटी है हमारे पास, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दिख नहीं रहे तो अलग बात है, वी आर ग्रोइंग। हर घर में फैसिलिटी आ रही है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे खाना खा रहे हैं, अच्छी जीवन जी रहे हैं, अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात है। तो इसलिए हमको कभी कमतर नहीं समझो आप, लेकिन अपना विराट देश है, बहुत बड़ा देश है। तो इसमें एक नीचे भी बैठा है, एक 10 मंजिल बैठा है, सबको बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए टाइम लगेगा। रिसोर्सेज कम। आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि आपने जैसा बताया कि वहाँ एक राजतंत्र चलता है, एक परिवार से चलता है, लेकिन हम बात अगर, मेरा सवाल आपसे बार बार मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं रोड सेफ्टी के बारे में आपसे बहुत कुछ जानना चाह रहा हूँ, वहाँ के नियम्स और यहाँ के नियम में। हालांकि आप सही कह रहे हैं कि आपको परिवार पूरे को सजग होना पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, पब्लिक सपोर्ट नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। लेकिन ये कितना जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं रोजाना वहाँ इस प्रकार की घटनाएं रोड एक्सीडेंट से जुड़ी हुई, और उसका कंपेरिजन अगर आप यूएई से करें, वहाँ आपकी एक लेन में चल रहे, देखो 40 आपको चलना है तो वो एकदम आपको फिक्स चल सकते हैं। ट्रक है वो उसका अलग लेन बनी हुई है, आपको ट्रैफिक कहीं आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आपको टोल पे लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आपका पुलिस सिस्टम जगह जगह खड़ा नहीं मिलेगा, आपको एक पोल पुलिस सिस्टम मिलेगा, कैमरे मिलेंगे, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लगता है यार ये ठीक है, इस पर विचार करना चाहिए। नहीं, इधर इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है। आप इसमें कभी भी ऐसा नहीं सोचो कि नहीं हो रहा। इंडिया में ये सिस्टम चालू हो चुका है, अभी दिनों दिन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास लैंड रोवर है, किसी के पास बड़ी गाड़ियां हैं, तो आपको पहले सिग्नल पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि आदमी बड़े से देख के छोटा सीखता है। Exactly. अगर मोटरसाइकिल वाले को निकलने दो, बस मुझे आपके मुंह से यही
पंक्ति सुननी थी। आप मोटरसाइकिल वाले को निकलने दो, एज पर ह्यूमन बीइंग, एज पर एक भारतीय, आपका धर्म है कि मेरे पास अगर लैंड क्रूजर है या रेंज रोवर है, जो भी बड़ी गाड़ी है, तो मैं पहले रुकूं, मेरे को लोग देखें और मेरे से सीखें। कभी ये रुक सकते हैं तो मैं हम क्यों नहीं। हाँ, ये इतने बड़े आदमी है, इनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या टाइम इंपॉर्टेंट है। ये हमको आज लोगों को मैसेज जाना चाहिए, यही फर्क है अपने आप। कोई बिल्कुल, ये पृथ्वीराज सिंह जी कोलू की बातचीत का पहला पार्ट था। अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है और उसमें हम आपको बताएंगे कि मानव धर्म क्या है और ये नए मानव की किस प्रकार की बात कर रहे हैं, नए मानव की उत्पत्ति की किस प्रकार की बात कर रहे हैं।